हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित और आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। वेजेस है टॉपिक का नाम। गेट 2021 के लिए नया टॉपिक है ये। एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शंस में आता है ये, राइट। सो इसको बहुत डीप में हम पढ़ने वाले हैं और जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं, राइट। बहुत ही शानदार टॉपिक है, सो इंटरेस्टिंग रहेगा। सबसे पहले आपको वेज का मतलब पता होना चाहिए। व्हाट इज़ वेज? वेज का काम क्या है? इट इज़ यूज्ड टू लिफ्ट लोड, just like screw jack। जैसे स्क्रू जैक है उसी तरीके से ये भी लोड को रेज करने के काम आता है। इसमें नंबर ऑफ स्लाइडिंग पेयर्स 3 होते हैं। नंबर ऑफ स्लाइडिंग पेयर्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। जैसे कि अगर मैं इसमें आपको बना के दिखाऊं, ये अपना फ्रेम रहेगा, जिस मतलब ये अपना क्या रहेगा? वेज रहेगा। एक जिसके ऊपर ये स्लाइड करेगा, दैट इज़ अवर ए पार्ट, दैट इज़ अवर फ्रेम। और एक स्लाइडर रहेगा दैट विल स्लाइड अलोंग द गाइड्स के अलोंग स्लाइडर अपना क्या करेगा? दिस इज़ अवर स्लाइडर एस। जब ये यहाँ पर आप एक पी फोर्स लगाओगे तो ये स्लाइडर अप और डाउन मूवमेंट करेगा। तो एक तो यहाँ पर स्लाइडिंग मोशन हो रहा है, एक यहाँ पर स्लाइडिंग मोशन हो रहा है और एक यहाँ पर स्लाइडिंग मोशन हो रहा है, राइट। सो नंबर ऑफ स्लाइडिंग पेयर्स आर 3, राइट। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको इसके बारे में समझनी है, दैट इज़ कि जो अपनी मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है वेज की, ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ वेज, जब आप लोड को कंसीडर करते हो, सॉर्ट ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट है। तो जब आप लोड रेज्ड व्हेन फ्रिक्शन कंसीडर्ड, व्हेन फ्रिक्शन इज कंसीडर्ड डिवाइडेड बाय, यानी कि इन दोनों का रेशियो है डिवाइडेड बाय लोड रेज्ड व्हेन फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड। जब हमने फ्रिक्शन को क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया। फोर्स सेम अप्लाई किया, ये जो P विल रिमेन सेम। सो इन दोनों की रेशियो को हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ वेज। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करके देखते हैं। उसमें हम जो वैल्यूज़ निकाल के देखते हैं क्या आएगी। फोर्स की वैल्यू हम एक रिलेशनशिप निकाल देते हैं और उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद फ्रिक्शन को कंसीडर करना है, करेक्ट। सो यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रिक्शन नेग्लेक्टेड। कैसे रहेगा? सपोज दिस इज अवर wedge, this is our frame, राइट। यहाँ पर आप क्या लगाते हैं? यहाँ पर लगाते हैं आप एक फोर्स, P फोर्स लगाते हैं, मान लेते हैं, राइट। और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगी यहाँ पर, नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, मान लेते हैं, दैट इज़ Rn1। नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बता रहा हूँ। नॉर्मल रिएक्शन Rn1 लगेगी, मान लेते हैं, राइट। और ये जो स्लाइडर जो ऊपर है वो जब लोड ऊपर से डालेगा, तो वहाँ पर भी रिएक्शन फोर्स कुछ ना कुछ ये लगेगी। दैट इज़ अवर Rn2 नॉर्मल टू दिस सरफेस, नॉर्मल टू दिस स्लैंटिंग सरफेस। और ये Rn1 इन द वर्टिकल डायरेक्शन ऑन दिस सरफेस A, राइट।
सो बड़ा सिंपल सा है, पी के टर्म्स में हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ये एंगल ऑफ वेज है, दैट इज़ एंगल अल्फ़ा। अभी जब हम कुछ भी नहीं, और एक और बात, इक्विलिब्रियम के लिए, वेज के लिए, ये तीनों पॉइंट एक पॉइंट पे कंसिडर करने, मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे फॉर द इक्विलिब्रियम, राइट, फॉर द सेम प्लेन पे रहेंगे, तो एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करने चाहिए, राइट। जो तीनों की तीनों फोर्सेस हैं मस्ट मीट एट अ पॉइंट सो दैट दे विल बैलेंस्ड वेक्टोरियली, राइट। सो ये जो Rn2 है, ये भी इसी से, इन दोनों के इंटरसेक्शन से, जो Pa और Rn1 है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करनी चाहिए, राइट। एक चीज़ मैं आपको अगर बताऊं, अगर ये Rn2 ऐसे लग रहा है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सो दिस एंगल इज आल्सो अल्फा, दिस इज अवर Rn2, ये आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको कंसीडर करके बता दिया है, ये आप सबको पता है, ये Rn2 होता है, राइट। तो मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ इसमें और ऐसे में, राइट, करेक्ट है। सो Rn, ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, Rn2 cos अल्फ़ा, Rn2 sin अल्फ़ा, ये कंसीडर हो जाएगा। और यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, आप यहाँ से देखो, इन दोनों को कंपेयर कर दो एक साथ, और P की वैल्यू क्या आ जाएगी, Rn2 sin अल्फ़ा के टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है, Rn2 sin अल्फ़ा। और अपना Rn1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Rn2 cos अल्फ़ा। Rn2 की वैल्यू Rn1 के टर्म्स में, दैट इज़ Rn1 बाई cos अल्फ़ा, यहाँ से उठा के मैं इधर डाल दूँगा, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी अपनी, Rn1 की जो वैल्यू आएगी, दैट इज़ P बाई cot अल्फ़ा, राइट। तो P cot अल्फ़ा आ जाएगी। सो Rn1 इक्वल्स टू P cot अल्फ़ा, राइट। सो ये आपने रिएक्शन फोर्स निकाल दी है आपस में, ठीक है। Rn2 के टर्म्स में P की वैल्यू आ गई, और Rn, जब हमने फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया है, करेक्ट है। इस तरीके से हमने इसको लिया। आप इसी तरीके से जो है अपना इक्विलिब्रियम ऑफ स्लाइडर को भी दिखा सकते हैं, कौन कौन से, बस इसमें जो फोर्सेस लगेंगी वो चीज़ आप अलग अलग करके दिखा सकते हैं, जो भी आपकी फोर्सेस वगैरह लगेंगी। मतलब अगर आप जो इसका जो स्लाइडर है उसको, अगर आप उसका इक्विलिब्रियम देखेंगे, तो मैं यहाँ पर आसान करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करने वाला हूँ। जस्ट अ मिनट, जी। हाँ, तो अगर मैं इक्विलिब्रियम ऑफ स्लाइडर लूँ, ठीक है, तब मैं बस इसमें आपको समझा देता हूँ कि जो स्लाइडर का इक्विलिब्रियम आप लेंगे, उनमें कौन कौन सी फोर्सेस को आप दिखा सकते हैं, राइट। सो इसमें जो गाइड है, जस्ट लाइक दिस, राइट, और इसमें ये स्लाइडर अपना मूव कर रहा है, ठीक है। मैं बस इसमें बताऊंगा, पूरा पूरा नहीं मैं करके बता रहा हूँ इसमें सॉल्व, फिर मैं जो प्रूव कराऊंगा वो अलग कराने वाला हूँ, मतलब थोड़ा सा आसान लेके चलेंगे, सो दैट चीज़ें ज़्यादा समझ में आए आपके, ठीक है। तो अगर एक ये स्लाइडर है, इधर एक और गाइड है, इधर की साइड, दोनों तरफ साइड गाइड है, करेक्ट। और अगर आप इसमें फोर्सेस लेके चलेंगे, तो आपको ये मानना पड़ेगा, यहाँ पर एक फोर्स माननी पड़ेगी जो रिएक्शन फोर्स है, दैट इज़ Rn3, और इधर ऊपर की साइड मान लेंगे Rn4। ये जो लोड पड़ रहा है इस पर मान लेते हैं W लोड पड़ रहा है, ठीक है। और ये आप, मैंने इसलिए यहाँ पर लिया क्योंकि मेरे को इनकी डायमेंशंस पता है, जस्ट लाइक इसको मैं कंसिडर कर लूँगा y, ये ऐसा सरतन में भी सेम प्रूफ दिया है, उसी से, उसकी हेल्प से ही मैं खुद बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसमें भी आप इसको देख सकते हैं, और ये अपनी गाइड है,
राइट। इसकी जो चौड़ाई दी है वो b दी है, करेक्ट। ये जस्ट मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब डायग्राम उसी से ही है सेम, ठीक है, कोई मैं अपने आप नहीं बना रहा हूँ। दिस इज स्लाइडर S, दिस इज अबर वेज B और ये अपना फ्रेम A है, करेक्ट। सो ये Rn3 हमने इसलिए लिया क्योंकि ये डायमेंशन मुझे y पता है, और इस डिस्टेंस को मैं, जहाँ पर ये सेंटर वाला पॉइंट D मान लो, ये जहाँ पर ये रिएक्शंस लगेंगी, इस डिस्टेंस को हम बोल देंगे x। यहाँ पर बहुत सारी फोर्सेस लगेंगी, फोर्स ऑफ मतलब जो रिएक्शन फोर्स लग रही है, देखो अभी अब वेज की इस बी की वजह से स्लाइडर पे, क्योंकि मैं इक्विलिब्रियम स्लाइडर ले रहा हूँ, तो इस स्लाइडर का जो अगर मैं ऐसा सरफेस लूँ तो इस पे एक रिएक्शन फोर्स लग रही होगी इस तरह से, Rn2 डैश मान लेते हैं, क्योंकि उधर Rn2 लग रही थी तो इधर Rn2 डैश, क्योंकि इधर Rn क्या लग रही थी, Rn2 लग रही थी, जस्ट इसके अपोजिट। समझ में आ गई बात। ये एंगल अपना अल्फ़ा था, तो ये वाला एंगल भी अल्फ़ा हो जाएगा, तो इसको भी मैं दो टुकड़ों में तोड़ दूंगा, Rn2 डैश कॉस अल्फ़ा और ये वाला Rn2 डैश साइन अल्फ़ा। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें भी, मतलब ये वाली फोर्सेस हैं, राइट। अब ये सब चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना कुछ चीज़ दिखानी है कि ये पॉइंट क्या है अपना D है। एक बात मैंने जो आपको बताई थी, जैसे कि मुझे पता है जो अगर ये गाइड वर्टिकल है, ठीक है, तो इस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है, ये तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स इसीलिए लग रही है क्योंकि जो ये गाइड है क्या है, वर्टिकल है, गाइड सरफेस जो है वर्टिकल है। अच्छा, एक बात मुझे पता है कि इक्विलिब्रियम के लिए जो तीनों की तीनों फोर्सेस हैं, ये Rn4 Rn3 है ना, और ये जो D पे फोर्सेस लग रही हैं, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट D से ही पास करनी चाहिए। सही बात है। तो हम क्या एज्यूम करके रखते हैं, अब देखो कोई बहुत टफ चीज़ नहीं बताऊंगा, अगर आपने Rn3 ये वाली फोर्स इधर पास कर रही है इधर, तो ये इस पॉइंट से पास करनी चाहिए ना, इसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास करनी, लेकिन ये तो इधर लग रही है, दूसरे प्लेन पे लग रही है। तो ये मैंने आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी बताया हुआ है कि अगर आपको फोर्स को ट्रांसफ़र करना है, इस फोर्स को इधर ट्रांसफ़र करना है, इस फोर्स को इधर ट्रांसफ़र करना है, इधर ट्रांसफ़र करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक हमें मोमेंट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एक मोमेंट लगाना पड़ेगा, राइट, इस पॉइंट से। समझ में आ गई बात। यानी कि एक क्लॉकवाइज हमने ये जो रिएक्शन को ट्रांसफ़र करा है, एक क्लॉकवाइज मोमेंट लगा दिया है, करेक्ट। इसी तरीके से ये वाला जो फोर्स है, इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, ये Rn4, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगेगा क्योंकि ये फोर्स भी दूसरे प्लेन पे लग रही है। ये डिस्टेंस y है और ये डिस्टेंस अपने पास x है, तो ये दोनों आपस में क्या करने चाहिए, बैलेंस करने चाहिए। समझ में आ गई बात। तो ये जस्ट कैलकुलेशन पार्ट है कि गाइड्स की जो थिकनेस है ये y है, ये डिस्टेंस जहाँ से ये फोर्स लग रहा है दिस इज़ अवर x, तो इसके बीच में आपस में रिलेशन से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर जैसे मैंने बताया, यहाँ पर जो D फोर्स लग रही है, मैं यहाँ पर एक क्या लूँगा, मोमेंट लेने वाला हूँ। क्या लूँगा, मोमेंट। सो दैट विल बी Rn3 इंटू एक्स वाला जो फोर्स है, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, Rn4 इंटू ये पूरा मतलब इक्विलिब्रियम के लिए ये इसको बैलेंस भी कर रहा है, Rn4 इंटू एक्स प्लस वाई। सो एक तो ये इस पॉइंट पे अगर मैं मोमेंट लूँगा इसके और इसका वजह से, बाकी तो सब चीज़ जीरो हो जाएगी। सही बात है ना। तो ये आपस में ये हो जाएगा। दूसरी बात, एक और चीज़ अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूं कि हॉरिजॉन्टल अगर फोर्सेस को आप देखो, कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, Rn3 माइनस Rn4, वो किसके बराबर हो जाएगी, Rn2 डैश साइन अल्फ़ा। मतलब ये दोनों एक डायरेक्शन में लग रही है और ये वाली अपनी एक डायरेक्शन में लग रही है, तो यहाँ से क्या आया है, Rn3 माइनस Rn4 Rn2 डैश साइन अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ से रिलेशन आ गई है। और Rn2 डैश साइन अल्फ़ा, और इक्विलिब्रियम में जो हमने भी जस्ट आप बैक करके देखो, ये किसके बराबर आया,
इधर क्या है, इससे जस्ट कंपेरिजन आर एन टू साइन अल्फा, क्योंकि है तो इक्वली अपोजिट ना। आर एन टू डैश को आप आर एन टू भी लिख सकते हो, चाहे यहाँ पर ऐसा देख लो आर एन, क्योंकि इक्वल अपोजिट है तो आर एन टू साइन अल्फा हो जाएगा। और हमने अभी वहाँ पर क्या निकाला था, आर एन टू साइन अल्फा किसके बराबर होगा, जो आपने यहाँ पर पी फोर्स लगाया है, यहाँ पर जो पी फोर्स लगाया है, ठीक है, तो वो आर एन टू साइन अल्फा के बराबर आएगा। सो आर एन टू साइन अल्फा को अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पी भी लिख सकते हैं, आर एन थ्री माइनस आर एन फोर। यहाँ से एक रिलेशन आ गई है अपने पास। अभी W के टर्म्स में क्या आएगा, देखो आर एन टू डैश कॉस अल्फ़ा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर एन टू कॉस अल्फ़ा। अगर ये ऊपर की साइड लग रहा तो ये वाला किधर लग रहा है, नीचे की साइड लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर W देखूँ, W किधर लग रहा है, नीचे की साइड, और ऊपर क्या लग रहा था, आर एन वन लग रहा है, आर एन वन लग रहा है। आप चेक करके देखो, मैंने अभी प्रूव करा के रखा है वो W इक्वल्स टू आर एन वन, और आर एन वन को मैंने क्या अभी प्रूव किया था पीछे, आप चेक करके देख लो, एफ कोट अल्फा। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, पूरा प्रूव इसलिए करके बता रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट सॉल्यूशन भी बता सकता था। ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि एक रिलेशन आएगी आर एन थ्री और आर एन फोर, मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस आपसे अगर डायरेक्ट पूछें और आपको ये एक्स और वाई पता तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं उसमें। तो आपने क्या करना है, मतलब ये आर एन थ्री और आर एन फोर को अगर निकालना है तो आप एफ़ के टर्म्स में इसको ये एफ़ नहीं, हमने एफ़ क्या माना, पी माना है हमने, तो पी कॉट अल्फ़ा है ना, एफ़ कंफ्यूज नहीं होना इसमें। सो ये वाली वैल्यू आ जाएगी अपने पास। सो अब आपने क्या करना है, ये आर एन थ्री आर एन फोर आ गया, आर एन फोर इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, इस वाली रिलेशन को उठाते हैं अब हम, देखते रहो अब ज़रा। हाँ, यहाँ से आर एन थ्री, इस वाली रिलेशन को देखो, माइनस आर एन फोर इंटू एक्स इक्वल्स टू आर एन फोर इंटू वाई। इसको नीचे पहुँचा दो, चाहे एक्स को इधर पहुँचा दो। आर एन थ्री माइनस आर एन फोर की वैल्यू क्या निकाली, समझे, पी निकाली थी। सो यहाँ से आर एन फोर की वैल्यू आ जाएगी पी एक्स बाय वाई। और जब आप इस वाली वैल्यू को यहाँ रख दोगे, किधर रख दोगे, इधर रख दो, इधर, तो यहाँ से आर एन फोर मतलब पी, इसमें पी जोड़ दो, यानी कि पी कॉमन ले लो, वन प्लस एक्स बाय वाई, वो अपनी आर एन थ्री आया, जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस हैं। तो ये वाली वैल्यूज़ मैंने इसलिए आपको करके बताया स्लाइडर को बना के, अगर इस टाइप का आया अगर क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करें, पी एक्स वाई। एक्स क्या रहेगा, जहाँ पर फोर्सेस लग रही हैं स्लाइडर पे, उसका सेंटर पॉइंट से लोअर गाइड तक का डिस्टेंस। अगर ये गाइड थी अपनी, तो ये अपना स्लाइडिंग सरफेस है, तो ये वाला एक्स है, और ये वाला डिस्टेंस गाइड की जो हमारी थिकनेस है वो कितनी है, वाई है। समझ में आ गई बात। ये इसलिए मुझे पता है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, प्रूफ इसलिए करके बताया ताकि आप इसको परमानेंट दिमाग में रहे। एक्स और वाई अगर आपको पता है, ये पी के टर्म्स में, लोड के टर्म्स में हम नॉर्मल रिएक्शंस निकाल, क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम स्लाइडर लिया है, फ्रिक्शन अभी तक हमने कंसिडर नहीं किया। फ्रिक्शन का जो काम है वो मैं अभी आपको करके बताऊंगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता था। अब मैं यहाँ पर फ्रिक्शन कंसिडर करूँगा और बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो अगर मैं वेज को लूँ, यहाँ पर वेज का इक्विलिब्रियम लूँगा और उसमें मैं आपको समझाऊंगा कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। तो यहाँ पर ये पी फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं ये नॉर्मल रिएक्शन है, दैट इज़ आवर आर एन वन नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ठीक है। आप फोर्स इस पे किधर लगा रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपनी किधर की साइड लगेगी, इधर की साइड लगेगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट। इस सरफेस के बारे में मैं बता रहा हूँ, दैट इज़ अवर म्यू आर वन इधर लगेगा, ऐसा बोल सकते हैं, आर एन वन इधर की साइड,
सो इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज़ कैपिटल R1, वो इधर की साइड लगेगी, और जो वर्टिकल के साथ एंगल बनाएगा हम उसको मान लेते हैं इस सरफेस के लिए φ1। क्या मान लेते हैं हम इसको? φ1 मान लेते हैं, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, किस किस के बीच में है ये? बिटवीन फ्रेम ए एंड वेज बी। मान लिया ऐसे ही, ये फ्रेम और ये वेज, इन दोनों के बीच में एंगल ऑफ फ्रिक्शन इस वाई, यही होता है। कंसेप्ट क्लियर है? इसके बाद से क्योंकि मैं वेज के बारे में बना रहा हूँ, अब क्योंकि ये जो वेज है, अब ये जो सरफेस है, स्लाइडर जो है, स्लाइडर किधर की साइड मूव करेगा? वो जैसे अगर मैं इधर की साइड ये स्लाइडर बनाऊँ तो ठीक है, तो ये अगर मैं सरफेस इस पे बनाऊंगा, जब आप इस पे धक्का लगाओगे ये ऊपर की साइड जाएगा, तो स्लाइडर के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे की साइड लगेगी, तो वेज के लिए किधर लगेगी? ऊपर की साइड लगेगी। मैं क्योंकि वेज के लिए बना रहा हूँ, करेक्ट, क्योंकि इक्वल और अपोजिट रहेगी। सो ठीक है, तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, अपने आप भी कर सकते हो, मैं अपना पूरा तरीका बनाऊंगा इसमें। तो इसके लिए कैसे बनता है? एक तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगी इधर, सही बात है कि इधर नॉर्मल फोर्स लगने वाली है, दैट इज़ कुछ भी मान लो, Rn2 मान लो, जो भी हमने अभी मानी भी थी, Rn2 मानी थी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर की साइड लगेगी। इन दोनों के नॉर्मल, इनका जो रिजल्टेंट है दैट इज R2, बल्कि क्या लगेगी? R2, ये इन दोनों के बीच में लगेगा, और ये वाला एंगल को मैं क्या मान लेता हूँ? φ2 मान लेता हूँ। ठीक है, और अगर आपसे कोई ये कहे, अगर ये एंगल ऑफ वेज है, सो ये फाई हो, ये अल्फ़ा हो गया एंगल, ये 90 माइनस अल्फ़ा, ये 90 माइनस अल्फ़ा हो गया, सो ये अल्फ़ा, और तो ये वाला एंगल भी अपने पास क्या हो जाता है? अल्फ़ा हो जाता है। सही चल रहा है? ये पूरा मैं एक एक चीज़ करके बता रहा हूँ इसीलिए, और ये बचा हुआ अपने पास क्या हो जाएगा? 90 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि पूरा बचा क्या है? 90। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलते हैं आगे, और यहाँ पर हमने P फोर्स लगाया है। सो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जो वैल्यूज़ हमने अभी निकाली हैं उस चीज़ को, और ये तीनों के तीनों फोर्स एक पॉइंट पे एक्ट करने चाहिए, ये भी चीज़ मैंने आपको इसमें बता दी है। सो इसके लिए आपको इनको थोड़ा बहुत ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है, या आपको इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इस चीज़ को दिखाना पड़ेगा, और उसके बाद हम लैमीज़ थ्योरम लगा के साइड में करते हैं इसको। सो ये जो P है, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ कहीं एक्ट करेगा, ये तो P वाली लाइन है, और Rn2 वाली लाइन मैं ऐसे दिखा देता हूँ, R2 वाली, सॉरी R2 वाली, ये जो R2 वाली लाइन है, ठीक है, और इस सरफेस की जो नॉर्मल है वो ये वाली लाइन है जो Rn2 वाली है, और ये वाला एंगल φ2। बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा, बिल्कुल समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आई, चाहे आप इसको भी दिखा दोगे तो ये भी अपना φ2 एंगल आएगा, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस वेज एंड स्लाइडर एस, करेक्ट। वो अगर बराबर दिया होगा तो बराबर देखेंगे बाद में, ठीक है। तो और यही जो फोर्स लग रहा है अपना,
R1 जो लग रहा था और ये वर्टिकल के साथ एंगल φ1 बना रहा है और ये इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। जैसे मान लो ये ऐसे लग रहा था तो हमने इसको इधर कर दिया, एक पॉइंट पे ट्रांसफ़र करना चाहिए। अब मैं इसको हॉरिजॉन्टली और इस सबको या लेमीज थ्योरम लगा वगैरह के इस चीज़ को सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पर P के साथ कौन सा एंगल आएगा, क्योंकि ये वाला एंगल अपना अल्फ़ा हो जाएगा, सही बात है ना, ये वाला एंगल अपना अल्फ़ा हो जाएगा, बाकी बचा हुआ φ2 है, ये एंगल अपना φ1 है। तो मेरे को लेमीज थ्योरम लगाता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, P के नीचे कौन सा फोर्स आएगा, P के जैसे अगर आप इसमें वैल्यूज़ लेंगे, ठीक है, P को अगर आप लेते हैं यहाँ से इस तरीके से आप ले लीजिए P को, आप ऐसे इसको R1 ले लीजिए, R1 ले लीजिए सॉरी, और आप इसको क्या ले लीजिए, R2 ले लीजिए। सही बात है। सो आप ये सब एंगल ले सकते हैं, करेक्ट। और R1 के नीचे ये ले लेंगे, करेक्ट। तो R2 जो है ऐसे जा रहा है जो, अब एंगल देखिए, ये जो 90 डिग्री है और ये R2 वाली लाइन है, तो ये वाला एंगल जो अपना बचाएगा अल्फ़ा प्लस φ2 होगा, है ना, जो इस लाइन से जा रहा है अल्फ़ा प्लस φ2 जा रहा है, करेक्ट। और ये वाली जो लाइन का एंगल है दैट इज़ अवर φ1, तो ये भी क्या होगा, φ1 होगा, ठीक है, करेक्ट। और ये वाला एंगल भी अल्फ़ा प्लस φ2 होगा। तो अगर मेरे को ये वाला एंगल निकालना है, P के नीचे यही वाला एंगल लेंगे दोनों फोर्सेस के बीच में, तो वो क्या रहेगा, दैट इज साइन 180 डिग्री में से मैं φ1 भी घटाना है, मैंने φ2 भी घटाना है, माइनस अल्फ़ा भी करना है, तीनों के तीनों एंगल ये घटा देने हैं, ये वाला और ये वाला। सो अपने पास ये वाला एंगल आ जाएगा, इज इक्वल्स टू R1 के साथ क्या आएगा, R1 के साथ मुझे ये एंगल लेना है, दैट इज़ 90 प्लस अल्फ़ा प्लस φ2, क्योंकि ये वाला एंगल तो अपने पास 90 है और ये बचा हुआ क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस φ2। साइन लगाना मत भूलना, साइन इज इक्वल्स टू R2 के नीचे क्या आएगा, R2 ये एंगल 90 है ना, प्लस क्या कर देंगे, φ1 कर देंगे। तो अगर आप ये चीज़ करना सीख जाएंगे वेज में, तो आपसे गारंटीड सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। आपको लेमीज थ्योरम पूरे एक्यूरेटली निकालनी वगैरह आनी चाहिए, कौन सा एंगल, वेज का एंगल कैसे लेते हैं, ऊपर कैसे वो चढ़ जाता है, ये सब वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। तो R1 R2 में आप ये इक्वेशंस निकाल देंगे। इसी तरह से अगर आप जो स्लाइडर है उसका अगर आप इक्विलिब्रियम लेंगे, उसको भी देख लेते हैं, है ना। तो वो क्या रहने वाला है, तो यहाँ से हमारी रिलेशन आ जाएगी R1 और R2 के टर्म्स में, आप लोड की वैल्यू आपकी आ जाएगी, करेक्ट, सेट। तो ये रिलेशन आ गई अपनी। इसी तरीके से अगर मैं अब लेता हूँ किसको, अब मैं स्लाइडर का इक्विलिब्रियम लेता हूँ और जो बस फोर्सेस वगैरह हैं, और मैं एक सरफेस को मान के चलूँगा, इधर वाला सरफेस गाइड, बस लेफ्ट हैंड साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड को बस हम गाइड मान लेते हैं, ठीक है। एक मतलब अपने जो लेफ्ट साइड है उस पर गाइड लगा है, ओके। तो ये वाला एंगल अपने पास अल्फ़ा है,
ये वाला एंगल अपने पास अल्फ़ा है, क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन आपने उस केस में लगाई थी, R2 लगाई थी, तो यहाँ पर भी आपको नॉर्मल रिएक्शन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगानी होगी, क्योंकि बराबर है। तो R2 डैश अब मैं करता ही नहीं हूँ, R2 रखते हैं। क्यों R2 डैश और R2 करें, जस्ट इसकी डायरेक्शन बदल देते हैं, दैट इज़ R2। और जो वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा था, क्योंकि वो मैंने बना के भी दिखाया था, वो कितना एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस फाई 2। ठीक है ना, वो करके भी दिखा दिया था। और इस पे मान लेते हैं डब्लू लोड को हमें रेज करना है। सो ये डब्लू लोड लग रहा है इसके ऊपर, करेक्ट। और ये जो गाइड है इधर की साइड, इस गाइड की मैं बात कर रहा था, आप मान लेते हैं कि अब ये जो सरफेस है, अब ये ऊपर की साइड मूव करेगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा नीचे की साइड लगेगा। सही बात है। एक तो नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रही है, ये सही बात है। नॉर्मल रिएक्शन Rn3 मान लो, नॉर्मल रिएक्शन लग रही है इधर की साइड। म्यू Rn3 नीचे की साइड लग रहा है, मान लेते हैं रिएक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी ऊपर की साइड जा रही है। तो इन दोनों के बीचों बीच से जो वैल्यू आएगी, मतलब इनका जो रिजल्टेंट, बीचों बीच का मतलब जो इनका रिजल्टेंट है, दैट इज़ R3। और जो इसके साथ रिएक्शन वाले के Rn नॉर्मल के साथ रिएक्शन बनाता है, इस वाले एंगल को मैं फाई 3 मान लेता हूँ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस सरफेस। मैं अपनी तरफ से एक चीज़ बहुत बेसिक से बताने की कोशिश, मुझे ऐसा महसूस, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको नहीं आता कुछ इस चीज़ में। तो जो बॉडी को हमें लिफ्ट करना है उसका वेट W है। R3 कौन सी रिएक्शन है, जो इस सरफेस पे लग रही है, इस सरफेस को G मान लो, इसको GD सरफेस पे जो लग रही है, ठीक है। और R2 किस सरफेस पे लग रही है, ये G है ना, इसको मैं F मान लेता हूँ। R2 हमारी किस पे लग रही है, GF पे। R3 हमारी किस पे लग रही है, ये सब चीज़ नोट करो, ठीक है। अगर ये इस तरीके से आप प्रूव करते हो मेरे साथ, तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। डायरेक्ट कोशिश करोगे या करने की, फिर नहीं हो पाएगा। तब मैं इसमें लैमीज़ थ्योरम लगाऊंगा और इसमें R2 और R3 को रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और ये तीनों के तीनों एक पॉइंट पे एक्ट करनी चाहिए, जैसा मैंने बताया था, W भी और ये भी, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सो ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे मान लेते थे, ये W लग रहा है, W लोड। ओके, दैट इज अवर R3। और ये नॉर्मल के साथ फाई 3 एंगल बनाता है, दैट इज अवर W। ओके, और क्या है कन्फ्यूजन वाला काम, और कुछ है? मैं बस एक ही तरफ की रिएक्शन ले रहा हूँ, और बुक्स में इधर की साइड की भी रिएक्शंस ली हैं, तो वो डजेंट मैटर, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मतलब आप इधर की साइड भी R4 भी ले सकते हो, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो मैं बस एक तरफ की ही लेके चल रहा हूँ। तो ये अपने पास वैल्यू हो गई है। और यहाँ पर जो वो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी इसी पॉइंट से पास करनी चाहिए, जैसे मैंने बताया। तो ये दिस इज़ अवर R2। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बनाता है वो चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर ये एंगल अपने पास क्या था, अल्फ़ा था, तो ये जो बचा हुआ एंगल होता है अपना, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, अल्फ़ा प्लस फाई 2, जो इस सरफेस पे बनता है, बना के दिखा दिया था ना पिछली बार, जो इस सरफेस पे। तो दिस एंगल इज अल्फ़ा प्लस फाई 2। फाई 2 कौन सा, वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन दिस सरफेस एंड दिस सरफेस। तो यहाँ सारी की सारी फाई 2 फाई 3 सब आ जाएंगे रिलेशन में। अब देखिए W बाय, ठीक है, तो अब ये जो फोर्सेस लगेंगी ये कैसे लग रही हैं, W तो नीचे की साइड लग रहा है ऐसे,
ये R3 ऐसे लग रहा है ना, R3 ऐसे ही लग रहा है। R3 देखो कैसे है, ऐसे है, देखो एंगल बनता कैसे है, ये वाला एंगल फाई 3 है, सो दिस एंगल इज आल्सो फाई 3, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट। W ऐसे ही रहेगा। इसके अलावा अपने पास ये मान लेते हैं R2 ऐसे निकल रहा है बाहर, ये वाला R2 वर्टिकल के साथ ये जो एंगल बना रहा था अल्फ़ा प्लस फाई 2 बना रहा था, ऐसे ही है इस वाली लाइन के साथ। तो जैसे मान लेते हैं ये ऐसे पास कर रहा था, सो दिस एंगल इज अल्फ़ा प्लस फाई 2, देख सकते हो ये बना हुआ है। सो ये जो लाइन इसकी पास कर रही है और वर्टिकल के साथ बना रहा है, सो दिस इज आल्सो अल्फ़ा प्लस फाई 2। बस अब लैमीज थ्योरम लगाएंगे। W के नीचे क्या आएगा, कौन सा, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये 90 प्लस फाई 3 प्लस अल्फ़ा प्लस फाई 2 आ जाएगा, आ रहा है ना, सारे के सारे एंगल आ जाएंगे। साइन 90 प्लस अल्फ़ा प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, ठीक है। R2 के नीचे क्या आ जाएगा, R2 के नीचे ये वाला अपना एंगल आएगा, कौन सा, ये वाला, ठीक है। सो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, ये वाला एंगल, अगर मैं साइन 90 में से फाई 3 घटा दूँ, देख लो, अगर मैं ये वाला एंगल घटा दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल आ जाएगा ना। इसी तरीके से R1 में R3 में क्या आ जाएगा, R3 में मेरे को कौन सा एंगल चाहिएगा, ये वाला एंगल चाहिएगा। तो 100 किसमें, 180 में है ना, 180 में अगर मैं ये घटा दूँ अल्फ़ा प्लस फाई 2, सही बात है, इसको घटा सकते हैं। सो दैट विल बी साइन 180 माइनस अल्फ़ा माइनस फाई 2। ये अपने पास रिलेशन एक ये वाली आ गई। कैलकुलेशन पार्ट आपको समझ आ पा रहा होगा कैसे लैमीज थ्योरम लगती है, कैसे ये एंगल ऑफ फ्रिक्शंस डायरेक्ट जुड़ते हैं। अगर अब आपको कभी भी बनाना होगा तो एक पॉइंट पे आपको ये फोर्सेस निकालनी है, बनानी है और इस तरह से लैमीज थ्योरम लगा देनी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके कुछ 1-2 क्वेश्चन भी इसी सेम लेवल पे कराने वाला हूँ, जो कि आपको मतलब बहुत आसान लगने वाले हैं। तो यहाँ मैंने मतलब वेज को कंसिडर किया, ठीक है, और इधर वाली साइड में मैंने इस स्लाइडर को कंसिडर किया था जब हमने फ्रिक्शन को कंसिडर किया है, राइट। तो आपने अब आपके लिए क्या होमवर्क रहेगा इसमें, अब जैसे कि आपको एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी पूछी है, तो मान लेते हैं कि जब हमने जब W निकाला था, अभी हमने फ्रिक्शन को कंसीडर किया, जो अभी W आएगा हमारा, ठीक है, कंसीडर्ड, और वो वाला W जो नॉट कंसीडर था, आपने अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको निकाल के भी बता दिया, जो कि मतलब P के टर्म्स में आएगा, ठीक है। तो जो F की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, वहाँ पर F की वैल्यू क्या बताई थी, दैट इज़ RN2, मुझे याद है RN2 साइन अल्फा। पैक करके देखो अगर आपने पूरा रिटर्न फॉर्म में करके रखा है तो, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। तो RN1 की वैल्यू अपने पास क्या आई थी, जो आपने F फोर्स लगाया, हमने कितना फोर्स लगा, P फोर्स लगाया हमने, तो P मान रखा था ना, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें, P कॉट अल्फा। तो P की वैल्यू RN1 के टर्म्स में क्या आई है, ये आई है, क्लियर, जब हमने वेज को कंसीडर किया हुआ है ना, सही बात है ना। तो ये अपनी वैल्यू आई है यहाँ से।
उसके अलावा जब हमने और यहाँ पर फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं किया है, और जब यानी कि यहाँ पर आ जाएगी, और जब हमने मतलब पी की वैल्यू निकालनी है, जो भी हमने अभी रिलेशन निकाला है, ठीक है, एफ पी जो भी है, फोर्स लिखा हो या पी लिखा हो, बात है कि उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर आपने R1 और R2 के टर्म्स में निकाल दी होगी वैल्यू, ठीक है। तो उसी तरीके से बस आपने इसको क्या कर देना है, रेशियो निकाल देना है जब आपने W की टर्म्स निकाली है और उधर जो निकाला है। क्लियर। इस वैल्यू को सॉल्व करके आपका क्या आ जाता है, आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो आपने इसमें मेरे को एफिशिएंसी बतानी है सॉल्व करके। एफिशिएंसी अगर आप एक चीज़ मानेंगे, क्या चीज़, कि जो सभी सरफेस का जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है φ2 और φ3 सभी अगर बराबर हो जाए, φ1 φ2 φ3, तब एफिशिएंसी आप नोट कर लो क्या आती है, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, 10 अल्फ़ा अपॉन 10 अल्फ़ा प्लस 2 फाई, ठीक है। और जब सरफेस मतलब जो इस सरफेस की अलग है उसकी अलग है, तो उसकी भी आपके लिए मैंने बता दिया, वो आपके लिए होमवर्क है, वो आपने मुझे बताना है क्या वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें इसकी एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ओके, बस वही चीज़ है कि दोनों को W के टर्म्स में लिखना है, राइट, और उन दोनों का रेशियो निकाल देना है। अच्छा, क्योंकि लास्ट चीज़ है, क्योंकि इसको कंप्लीट ही करा देता हूँ। जैसे कि मैंने W की वैल्यू आपको बताई थी जब हमने इक्विलिब्रियम लिया था स्लाइडर का, मैंने आपको बताया भी था कि W की वैल्यू क्या होती है, Rn2 cos अल्फ़ा, यही बताई थी। और ये किसके बराबर था, Rn1 के बराबर था। अगर याद हो, थोड़ा सा बैक करके देखना पड़ेगा, मैं बार बार नहीं एक्चुअली मैं बना सकता हूँ इसको। तो ये वाली वैल्यू जो मैंने बताई थी, इधर W लग रहा है, और ये Rn2 साइन अल्फ़ा था, और ऊपर वाला इधर का क्या था, Rn2 डैश कॉस अल्फ़ा। तो ये इसके नीचे लग रहा था Rn2 कॉस अल्फ़ा, क्योंकि ये और ये वर्टिकली अपोजिट हैं। तो Rn2 कॉस अल्फ़ा आ गया, ये बराबर R1 के बराबर इसलिए क्योंकि R1 ऊपर की साइड लग रहा था, Rn1 सॉरी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने Rn1 अभी वहाँ पर क्या निकाला था, एफ पी कॉट अल्फ़ा निकाला था, यानी कि P बाय 10 अल्फ़ा। मैं क्यों बताया ये, क्योंकि W की वैल्यू बाय यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगी, P के टर्म्स में P बाय 10 अल्फ़ा। और अभी जो मैंने मतलब वो वहाँ से निकाली है, सॉल्व करके जो वैल्यू निकाली है, जब मैंने इसको कंसीडर किया है, ठीक है, ये तो P के टर्म्स में, इसी तरीके से आप W को P के टर्म्स में निकाल सकते हो जो मैंने वेज को कंसीडर किया था, करेक्ट। देखो वहाँ पर मैंने क्या वैल्यू निकाली थी, वहाँ निकाली थी, बस मैं हेल्प कर रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो P के टर्म्स में ये था, मैंने लिखा है एक जगह, सो इससे जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, -φ2 माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू R1 बाय साइन 90 प्लस अल्फ़ा प्लस φ2, ये निकाली। तो यहाँ से P की वैल्यू आप निकाल दो, R1 और बराबर क्या था, R2 साइन 90 प्लस φ1। देख रहा मैं क्यों कर रहा हूँ, इन दोनों में देखते हैं, φ2 R2 की वैल्यू देखो क्या आएगी P के टर्म्स में, cos φ1 अपॉन, अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये सब प्लस का हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन φ1 प्लस φ2 प्लस अल्फ़ा। ये R2 की वैल्यू आई है। और जो भी मैंने रिसेंटली निकाली है W की वैल्यू, अभी चेक कर लो क्योंकि मैंने एक जगह लिख रखा है, अभी मैंने निकाल लिया ये वैल्यू, इक्वल्स टू R2 के टर्म्स में कितनी आई थी, R2 बाय, तो
तो W की वैल्यू R2 के टर्म्स में ये आ गई। यहाँ पर R2 की वैल्यू मैं P के टर्म्स में रख दूंगा। तो यहाँ से क्या आएगी, पहले तो ये तो सही से लिख देता हूँ, ये सब कॉस में आ जाएगा, कॉस phi2 प्लस phi3 प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू R2 बाय कॉस phi3। ठीक, तो मेरे को ये करना क्या है, मेरे को निकालना है, मेरे को W की वैल्यू निकालनी है P के टर्म्स। पहले तो R2 की वैल्यू मैं ये रख दूंगा, P cos phi1 अपॉन साइन phi1 प्लस phi2 प्लस अल्फ़ा, ये तो R2 की वैल्यू आई है, डिवाइडेड बाय cos phi3 और इनटू क्या आ जाएगा, cos phi2 प्लस phi3 प्लस अल्फ़ा। सो ये मेरी W की वैल्यू आई है जब फ्रिक्शन कंसीडर किया है, और P के टर्म्स में आई है ये भी, समझे। तो टफ तो है ना, मतलब 19-20 का तो लगेगा आपको। तो अब देखो वहाँ पर, और हमने वहाँ पर वैल्यू क्या निकाली है, अभी हमने जो फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट किया था, तब हमारी W की वैल्यू थी P बाय टेन अल्फ़ा थी ना। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या रहेगा, जब हमने नेग्लेक्ट नहीं किया, यानी कि ये ऊपर बस टेन अल्फ़ा चला जाएगा, और क्या है ऊपर चला जाएगा टेन अल्फ़ा, P से P कट जाएगा। सो कॉस phi1, मेरे को इसलिए पूरा बताना पड़ा क्योंकि मुझे पता है फिर लास्ट में आप कमेंट करके बोलते कि सर इसको क्यों छोड़ दिए। phi1 phi2 प्लस अल्फ़ा इंटू कॉस phi3, दैट इज़ अवर मैकेनिकल एफिशिएंसी। अब जनरली क्या होता है कि आपसे जैसे कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं, जैसे एस रतन में क्वेश्चन दिया है, एंगल ऑफ वेज दे दिया अल्फ़ा की वैल्यू, और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ वेज एंड स्लाइडर है, मतलब phi2, वो 8 है, और गाइड और स्लाइडर के बीच में वो 6 डिग्री है, वो 6 डिग्री है। ठीक है, तो वो जो वैल्यू दी है उसको रख देंगे, बाकी को सबको नेगलेक्ट कर देते हैं, ये रहता है। जैसे कि अगर मैं इसमें आपको बताऊं, हाँ, जैसे ये वैल्यू है, अगर phi1 और phi2 को मैं बराबर कर दूं, phi1 और phi2 को मैं बराबर कर दूं, जैसे मान लो किसके बराबर कर दूं, phi डैश के बराबर, ठीक, और phi3 को ऐसे ही लिखे रहने दो। तो phi1 phi2 अगर आप बराबर कर दोगे तो ये 2 phi1 2 phi डैश हो जाएगा इधर, सही बात है। तो बाकी ये तो ऐसे ही रहेगा, अल्फ़ा प्लस फाइव दिस टेन अल्फ़ा कॉस phi1 को जो मन करे phi डैश लिख दो। कहने का मतलब ये है, इससे बाहर ये है फाइनल स्टेटमेंट, कोई गलत नहीं कर सकता इसको। जो मर्जी वैल्यू दी हो उसमें अंदर आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डालो और आंसर निकालो, ठीक है। सो दिस इज़ अवर फाइनल स्टेटमेंट, राइट। तो ये वेज से रिलेटेड लेक्चर था, जिसमें अब ये रिलेशन अगर आपने याद रखी, इसको मैं साफ साफ एक जगह पे लिख देता हूँ। ये मैंने अभी अभी जस्ट बनाई है कहीं से, मतलब सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो इसको अगर मैं साफ साफ बनाऊं, एफिशिएंसी इक्वल्स टू कॉस phi1 टेन अल्फ़ा कॉस phi2 प्लस phi3 प्लस अल्फ़ा। देखो याद रखने की ट्रिक भी बताता हूँ, 10 आएगा, ये तो आना ही आना है, phi1 कॉस में अलग से आएगा और phi2 प्लस phi3 प्लस अल्फ़ा अलग से आएगा, नीचे क्या आ जाएगा, साइन में आ जाएगी वैल्यू। phi1 प्लस phi2 प्लस अल्फ़ा तो आएगा, अब क्या बचा, phi3 बचा है ना, तो वो cos phi3 में आ जाएगा। तो ऐसे कुछ तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, जो वैल्यू रखोगे आंसर आएगा, गारंटीड वैल्यू रखनी है बस। अगर फॉर्मूला याद रख लिया ना, तो मैं कह रहा मैकेनिकल एफिशिएंसी वैसे ही निकल जाएगी। बाकी चीज़ तो चलेगा यार, मतलब बाकी तो हम इतना तो कर ही सकते हैं,
उसको रिजॉल्व वगैरह तो कर सकते हैं बड़े आसानी। वो क्वेश्चन जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा तो उसमें 2-3 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। लेक्चर लेंथी हो गया मुझे पता है, बट आप प्लीज़ इस मेहनत को, जितनी मेहनत मैं इसमें कर रहा हूँ उसको प्लीज़ शेयर कीजिए दोस्तों को अपने, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। थैंक यू।